वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उसने चादर उतार कर एक तरफ डाल दी और सर को दोनों हाथों से थाम लिया। 1 मिनट बाद नाइला भी पहुंच गई। क्या हुआ समीना, तबीयत तो टली क्या तुम्हारी? उसने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्यों दिल घबराने लगा था, समीना ने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया। आज स्टाफ रूम में दूसरी लेक्चरार और प्रोफेसर भी मौजूद थे। वो भी बारी बारी समीना की खैरियत दरियाफ्त करने लगे। कॉलेज में समीना का वो दिन बहुत बुरा गुजरा था। क्लास को लेक्चर देते हुए भी बार बार उसके जहन में शारिक का ख्याल उभर आता। वो यकीनन कल किसी वक्त आया होगा। घर के दरवाजे पर ताला देखकर उसने पड़ोसियों से भी पूछा होगा और आज सुबह कॉलेज के सामने पहुंच गया था। उसे यकीन था कि वो छुट्टी के वक्त तक कॉलेज के सामने खड़ा रहेगा। मुमकिन है वो उसे रोकने की कोशिश ना करे, लेकिन वो उसका पीछा करके ये मालूम करने की कोशिश जरूर करेगा कि वो कहाँ रह रही है। उस रोज समीना का आखिरी पीरियड खाली था। उसने नाइला से पहले ही कह दिया था कि वो उसका इंतजार करने की बजाय घर चली जाए। वो कॉलेज के पिछले गेट से निकली थी। उसने चादर इस तरह लपेट रखी थी कि एक आंख के अलावा उसका पूरा चेहरा छुप गया था। पिछले गेट से निकलकर वो एक तवील चक्कर काटती हुई कॉलेज से बहुत आगे सड़क पर निकल आई। मोड़ पर 2-3 तांगे थे। एक तांगे वाला जंग चौकी की आवाज लगा रहा था। समीना तांगे की पिछली सीट पर बैठ गई। वो इस वक्त तांगे में अकेली थी और अच्छी तरह जानती थी कि जब तक 6 सवारियां पूरी नहीं होंगी तांगा हरकत में नहीं आएगा। पिछली सीट पर बैठी हुई समीना को वहां से कॉलेज का गेट नजर आ रहा था। वो गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। शारिक उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। हो सकता है वो वापिस ही चला गया हो या कहीं छुपा बैठा हो। इसी दौरान एक आदमी आगे वाली सीट पर बैठ गया और उस शख्स के बैठने से टांगे को हल्का सा झटका लगा था। चल भाई माई दी झुकी, उस शख्स ने कोजवान को आवाज दी। ये तांगा जंग चौकी के लिए बाबूजी, माई दी झुकी के लिए वो तांगा खड़ा है, उस पर बैठ जाओ। तांगे वाले ने जवाब दिया। मैं कहता हूँ माई दी झुग्गी सालम टांगा, चलो आंको घोड़े को। दूसरी मर्तबा ये आवाज सुनकर समीना चौंके बगैर नहीं रह सकी थी। उसने गर्दन घुमाकर देखा और उसके साथ ही उसे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो शारिक था। समीना ने तांगे से उतरना चाहा, मगर उसी लम्हे शारिक की सरसराती आवाज सुनाई दी। उतरने की कोशिश मत करना, आराम से बैठी रहो। समीना अपनी जगह बेइस हरकत होकर रह गई। शारिक से बचने की कोशिश में वो कॉलेज के पिछले गेट से निकलकर एक तवील चक्कर काटती हुई इस तरफ आई थी, लेकिन शारिक जैसे पहले ही से यहाँ उसके इंतजार में खड़ा था। अगर तुमने मेरे साथ किसी किस्म की ज्यादती की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। समीना ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते उसे धमकी दी। शोर मचाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे हाथ भी साफ नहीं है, शारिक ने जवाब दिया। उसका लहजा बिल्कुल सपाट था। यहाँ के लोग अभी तक सलमान एडवोकेट को नहीं भूले हैं। समीना का चेहरा धुआं हो गया। ये खुली धमकी थी। शारिक उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसकी सारी हिराफत दरी की दरी रह गई थी और अब उसका असल चेहरा सामने आया था। समीना का दिल चाह रहा था कि उसका मुंह नोच ले, मगर इस तरह बात कुछ और बढ़ जाती। वो अपने कॉलेज के सामने थी। उसकी स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टाफ को फौरन ही पता चल जाता। वो खून के घूंट पीकर रह गई। चल भाई तुम चलते क्यों नहीं? शारिक ने कोजवान की तरफ देखा। सालम तांगा ले चलने को कह रहा हूँ, 2 रुपए ज्यादा ही दूंगा। बेबी आप पिछले तांगे में बैठ जाएं। कोजवान ने तांगे पर बैठते हुए कहा। यह बीबी तो मेरे साथ ही है, तुम तांगा चलाओ, शारिक ने कहा। तांगे वाले ने मुड़कर पहले समीना की तरफ देखा, फिर शारिक की तरफ और फिर सीधा होकर घोड़े को हाँक दिया। घोड़ा बहुत मरियल सा था। तांगे वाला उसके आगे पीछे की 7-7 नस्लों को बुरा भला कहते बार बार उसे चाबक रसीद कर रहा था। तांगा मुख्तलिफ सड़कों पर होता हुआ जैसे ही चिनाब कलम के सामने पहुंचा तो शारिक ने कोजवान को तांगा रोकने को कहा और जेब से 15 रुपए निकाल कर उसके हाथ में थमा दिए। तांगा रुकते ही वो नीचे उतर आया। समीना को भी उतरना पड़ा। वहां से चंद कदम आगे लारी अड्डा शुरू हो जाता था, लेकिन उससे जरा पहले सामने दाईं तरफ एक सड़क थी जो वहां से सीधी रेलवे स्टेशन के सामने वाली सड़क से जा मिलती थी। उस सड़क पर वसी और अरीज सरकारी कोठियां थी। चंद कोठियां प्राइवेट भी थी। किसी में रहाइश थी और किसी में कोई दफ्तर कायम था। शारिक समीना को इशारा करता वो सड़क पर मुड़ गया। सड़क के दोनों तरफ फलक बुस गुंजान पत्तों वाले दरख्त थे। धूप की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। चंद गज का फासला तय करने के बाद शारिक बाईं तरफ 2 बंगलों के दरमियान एक तंग सी गली में मुड़ गया। उस गली से निकलकर वो लारी अड्डे के पिछली तरफ पहुंच गया। उस तरफ किसी जमाने में एक वसी और अरीज कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन उस कब्रिस्तान की जगह अब जिंदा इंसानों की बस्ती थी। दरमियान में एक सड़क भी निकल आई थी जिसके दूसरी तरफ कुछ कब्रें बच गई थी। उन्हीं कब्रों में किसी बुजुर्ग का मिज़ार था जो बिल्लू साईं के तकिए के नाम से मशहूर था। उस मिज़ार की पिछली तरफ चंद गज के फासले पर एक कच्चा मकान था। मिज़ार के चारों तरफ पीपल के दरख्त थे। चंद दरख्त गोंद के भी थे जिनकी शाखें गोंद से लदी हुई थी।
बहुत से दरख्तों पर सब्ज झंडे लगे हुए थे। मीदार ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कमरा था जिस पर गुंबद बना हुआ था। अंदर एक कच्ची कब्र थी जो फूलों और सब्ज चादरों से लदी हुई थी। मीदार के इर्द गिर्द का वसी रकबा कच्ची दीवार से घिरा हुआ था। जहां जहां से दीवार टूटी हुई थी वह रास्ता बंद करने के लिए सूखी झाड़ियों के ढेर लगे हुए थे। पीपल के दरख्तों के नीचे एक वसी हुआ रेज चबूतरा था जिस पर चटाइयां बिछी हुई थी और 3-4 मलंग वहां बैठे कुंडे में बंग रगड़ रहे थे। ये मलंग हीरोइन और दीगल मुंशियात भी इस्तेमाल करते थे, मगर बंग का नशा ही कुछ और होता है। ये दोनों कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो एक मलंग उठकर तेजी से आगे बढ़ा और उसने मीदार का दरवाजा खोल दिया। ज़ईफ़ुल अकीदा लोग दुआएं मांगने और मनते मानने के लिए उस मीदार पर आते ही रहते थे। मीदार के दरवाजे पर एक मुकफ़्फ़ल पेटी भी रखी हुई थी और यहाँ आने वाले नजराने के तौर पर पेटी में कुछ न कुछ रकम डाल देते थे। साहब हैसियत किस्म के लोग होते तो इन मलंगों को भी कुछ न कुछ मिल जाता। शारिक और समीना को देखकर वो मलंग कोई उम्मीद लेकर उसकी तरफ आया था। ये बिल्लू साईं का रोजा है, जो मन्नत मांगोगे कबूल होगी। दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह जरूर पूरी करता है। मलंग दरवाजे में खड़ा मुसलसल बोल रहा था। कभी वो हक अल्लाह के नारे लगाने लगता। ठंडा पानी मिल जाएगा? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जितना मर्जी अभी लाता हूँ, मलंग कहते हुए एक दरख्त के नीचे रखे हुए मटके की तरफ दौड़ा। उसने मट्टी का प्याला मटके से भरा और करीब आकर शारिक की तरफ बढ़ा दिया। लो पानी पी लो। शारिक ने प्याला समीना की तरफ बढ़ा दिया। समीना ने चादर चेहरे से उतार ली थी। उसने खूनख्वार निगाहों से शारिक की तरफ देखा और प्याला उसके हाथ से ले लिया। उसका हल खुश्क हो रहा था और वो वाकई पानी की तलब महसूस कर रही थी। उसने प्याला होंठों से लगा लिया। नो नखा कहाँ है? शारिक ने मलंग की तरफ झुककर सरगोशी की। माल शाल चाहिए तो हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? नो नखे से जरूरी मिल रहा है। मलंग ने उसे सर से पैर तक घूरते हुए कहा। मुझे कुछ चाहिए नहीं बेवकूफ, 9 लखा के लिए माल लेकर आया हूँ। कहाँ है वो? शारिक बोला। वो अपने उजले में सो रहा है, पिछले दरवाजे से चले जाओ। मलंग ने जवाब दिया। समीना पानी पी चुकी थी। उसने प्याला शारिक की तरफ बढ़ा दिया जिसमें कुछ पानी अभी तक मौजूद था। शारिक ने प्याला ऊँटों से लगाकर एक ही सांस में पानी हल्क से उतार लिया और प्याला मलंग की तरफ बढ़ा दिया। उसके साथ उसने 5 का एक नोट भी उसके हाथ में थमा दिया। चलो, शारिक ने समीना को इशारा किया। उस मीदार के पिछली तरफ भी एक दरवाजा था जिसकी अंदर से कुंडी लगी हुई थी। शारिक ने आगे बढ़कर कुंडी गिरा दी और दरवाजा खोल दिया। वो दोनों बाहर आ गए। उस तरफ झुकी हुई शाखों वाले गूंदने की दरख्त ज्यादा गुंजान थे। पकी हुई गूंदनी दरख्त से टूट कर जमीन पर बिखरी हुई थी। चारों तरफ टूटी फूटी कब्रें थी। बाज कब्रें तो इस कदर ज्यादा टूटी हुई थी कि कब्रों की बजाय खुले हुए गड्ढे बन गए थे। समीना की टांगे होले होले कांप रही थी, जबकि उसका दिल खजां रजीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। वो सोच रही थी कि शारिक उसे इस कब्रिस्तान में क्यों ले आया था। दफादन उसके दिमाग में धमाके होने लगे। उस रोज पहलवान नुमा जो आदमी उसके लिए शारिक का पैगाम और तहफ लेकर आया था, उसने बताया था कि उसका नाम 9 लखा है और वो माइडी जोगी में बिल्लू साईं के तकिए पर रहता है। उसे कोई परेशानी हो तो वहां चली आए और अब शारिक उसे खुद यहाँ ले आया था। तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने लड़ती हुई आवाज में शारिक से पूछा। तुम्हें यह दिखाने के लिए कि मेरे ताल्लुकात किस किस्म के लोगों से हैं। शारिक ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम तो मेरा पैगाम मिलने के बाद वो मकान भी छोड़ गई, लेकिन मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए वही एहतराम है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने कसरी कौन सी छोड़ी है? समीना ने कहा। तुम्हारी वजह से मैं थाने तक तो हो आई। महल्ले के जो लोग मेरी बेहद इज्जत करते थे आज मुझे शक की निगाह से देखने लगे हैं। तुमने सलमान का खून मेरे उजले दामन पर छिड़क दिया है और अब तुम मुझे धमकी देकर इस कब्रिस्तान में ले आए हो और उस पर भी दावा है कि मेरी इज्जत करते हो और मेरा एहतराम करते हो। हाँ, मैं अपने उस दावे पर कायम हूँ, शारिक ने कहा। वो दरख्तों की झुंड में वाक़े कच्चे मकान के सामने पहुंच गए थे। दरवाजा बंद था। शारिक ने हल्की सी दस्तक दी और इधर उधर देखने लगा। दाईं जानब तकरीबन 50 गज के फासले पर कब्रिस्तान की दीवार के दूसरी तरफ भी एक सड़क थी और उससे जरा हटकर आबादी थी। उस सड़क से गुजरते हुए 2 साइकिल सवार कब्रिस्तान की तरफ देख रहे थे। 11-12 साल की उम्र का एक लड़का दीवार पर चढ़कर गूंदनी तोड़ रहा था। गूंदनी तोड़ते हुए लड़का भी उनकी तरफ देख रहा था। शारिक ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी। इस मर्तबा चंद सेकंड बाद दरवाजा खुल गया। वो 9 लखा था। उसे देखकर समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। और बिस्मिल्लाह शारिक बाबू, 9 लखा उसे देखते ही बोला। उसने सिर्फ धोती बांध रखी थी, जिस्म के ऊपरी हिस्से पर कुछ भी नहीं था। वो इस वक्त अजीब सा लग रहा था। समीना ने एक नजर उसकी तरफ देखा और मुंह फेर लिया। ओह, अंदर आओ, अंदर आ जाओ शारिक बाबू, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे साथ कोई और भी है। 9 लखा कहते हुए दरवाजे से एक तरफ हट गया। शारिक समीना का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हो गया। समीना के दिल की धड़कन कुछ और भी तेज हो गई। उसके अंदर दाखिल होते ही 9 लखा ने दरवाजा बंद कर दिया।
तुम लोग इस कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ। नूनका ने एक कमरे की तरफ इशारा किया और खुद दूसरे कमरे में घुस गया। शारिक समीना को लिए हुए उस कमरे में आ गया जहाँ लकड़ी की एक बोसीदा सी बेद और चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी। एक तरफ छलंगा सी बांध की चारपाई भी पड़ी हुई थी। कमरे के पिछली तरफ एक खिड़की थी जो बंद थी। शारिक ने खिड़की खोल दी। उस तरफ भी दरख्तों के नीचे कब्रें और उनके इख्तिताम पर कच्ची दीवार थी जिसके दूसरी तरफ बसों का अड्डा था। वहां खड़ी हुई बसें नजर आ रही थी और शोर भी सुनाई दे रहा था। उस दीवार का फासला वहां से 20 गज से ज्यादा नहीं था। शारिक ने खिड़की बेड़ दी, सिर्फ थोड़ा सा खला रहने दिया। उस मकान में बिजली मौजूद थी, छत पर पंखा भी लगा हुआ था। शारिक ने स्विच बोर्ड पर एक स्विच ऑन कर दिया। वो बत्ती का स्विच था। उसने वो स्विच ऑफ करके दूसरा स्विच ऑन कर दिया। पंखा चल पड़ा। समीना कुर्सी पर बैठ गई। वो नीचे पसीने में तर हो रही थी, लेकिन चादर उसने अब भी पूरी तरह लपेट रखी थी। एक रजिस्टर और 2 किताबें अब भी उसने हाथ में संभाल रखी थी। उसके दिल में हल्का सा खौफ था। इसमें शुबा नहीं कि शारिक जब उसके घर में रहा था तो उसने वाकई शराफत का मुजाहरा किया था, लेकिन वो एक जराइम पेशा आदमी था। उसकी नीयत पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था और इस वक्त वो उसे धमकी देकर यहाँ लाया था। कब्रिस्तान मिजार के सामने शहबाज मलंग और बदहुइयत 9 लखा। हो सकता है इस मकान में इसके अलावा और भी कोई मौजूद हो। अगर उन्होंने उसके साथ ज्यादती की कोशिश की तो वो क्या कर सकेगी। उसने बहरहाल ये तय कर लिया था कि अगर उसके साथ इस किस्म की ज्यादती की कोशिश की गई तो वो अपनी जान दे देती, मगर उनका मकसद पूरा नहीं होने देगी। इस कब्रिस्तान के चारों तरफ आबादी थी, वो शोर मचा देगी। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? ये चादर उतार दो और आराम से बैठ जाओ, शारिक ने उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, समीना ने जवाब दिया। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमसे बातें करने के लिए, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुम मुझसे इतनी खौफजदा थी कि तुमने मेरा पैगाम मिलने के बाद वो घर ही छोड़ दिया? तुम जिस तरह मुझे यहाँ लेकर आए हो उसे शराफत का नाम दोगे? समीना ने खा जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देखा। जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मुझे पहले बहुत देर हो चुकी है। मैं जिन लोगों के घरों में रह रही हूँ वो परेशान होंगे। क्या तुम मुझे उन लोगों के सामने भी दलील करना चाहते हो? बात यह है समीना, शारिक उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम पर कोई हर्फ आए, कोई तुम्हारी तरफ उंगली उठाए। तुमने मुझे हर जगह तो जलील कर दिया है। समीना ने उसकी बात काट दी। अगर तुम्हें मेरी इज्जत का इतना ही एहसास होता तो मुझे इस जगह पर ना लेकर आते। वो मजबूरी थी। शारिक ने कंधे उचका दिए। कल जहां मैं तुम्हारे मकान पर ही गया था, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि तुम अपनी किसी दोस्त के पास रह रही हो। मैंने जहां रात गुजारी थी वो इससे भी बुरी जगह थी। सुबह मैं कॉलेज के सामने खड़ा तुम्हारा इंतजार करता रहा। मैंने अगर दाढ़ी साफ करवा ली है, मगर तुमने मुझे देखते ही पहचान लिया था। तुम मुझसे बात करने के लिए भी नहीं रुकी और मुझे नजरअंदाज करके कॉलेज में घुस गई। मैं सुबह से कॉलेज के आसपास मुंडला रहा था। वापस आने के लिए भी तुमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। वो तो इत्तफाक है कि उस वक्त मैं उसी तरफ टहल रहा था। तुम्हारी इस नीले पोड़ का डार्ट्स वाली चादर की वजह से मैंने तुम्हें पहचान लिया था। उसने चादर की तरफ इशारा किया। जहां चाहती हो मुझसे, समीना ने उसे घूरा। ये बताना चाहता हूँ कि हम दोनों एक ही किश्ती के सवार हैं, शारिक ने कहा। ब्लैकमेल करना चाहते हो? समीना ने खा जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं ऐसी गंदी ज़हनियत का मालिक भी नहीं हूँ, शारिक ने जवाब दिया। पहली मर्तबा तुम्हें बस में देखा था, तुम मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन सफर के इख्तिताम पर तुम मेरी तरफ देखे बगैर चली गई। मुमकिन है तुम्हारे दिल में मेरे बारे में कोई भी ख्याल ना आया हो, लेकिन मैं तुम्हें भुला नहीं सका और फिर किस्मत मुझे तुम्हारे ही दरवाजे पर ले आई। ये बात मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। समीना ने उसकी बात काट दी। तुम शायद इसे मोहब्बत का नाम देने की कोशिश करोगे अब। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, शारिक ने जवाब दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मुझसे कुछ लगाव है। तुम्हारा मेरे इतना करीब आ जाना कि दोनों के सांस। बंद करो ये बकवास। समीना एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। वो खौफ और वहशत की कैफियत थी जिसने मुझे तुम्हारे इतना करीब आने पर मजबूर किया था, और मुझे उस खौफ में भी तुम ही ने मुबतला किया था। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मैं तो तुम्हारा पीछा छोड़ सकता हूँ, दिल पर जबर करके तुम्हें भूल जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये किसी को नहीं भूले। और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि पुलिस तुम्हारी तलाश में सरगर्दान है, शारिक ने कहा। मुझे इस मुसीबत में मुब्तला करने वाले भी तुम हो, समीना ने कहा, और इस मुसीबत से तुम्हें बचाऊंगा भी मैं ही, शारिक ने जवाब दिया। तुम? समीना के हल्क से गुर्राहट सी निकली। तुम तो मुझे दल दल में धकेलते जा रहे हो। खुद तो तुम किसी का सामना नहीं कर सकते और मुझे मुसीबत से बचाओगे। शारिक जवाब में कुछ कहना ही चाहता था कि बाहर किसी के खांसने की आवाज आई और फिर नौनखा अंदर दाखिल हो गया। उसके साथ मिदार का एक मलंग भी था। ये वही मलंग था जिसने उन्हें पानी पिलाया था और शारिक ने उससे नौनखा के बारे में दरियाफ्त किया था।
उसने एल्यूमिनियम का जग और शीशे के 2 बड़े गिलास उठा रखे थे जो उसने मेज पर रख दिए। जग में लस्सी भरी हुई थी जिसमें बर्फ के टुकड़े भी तैर रहे थे। वो मलांग गिलासों में लस्सी उंडेलना चाहता था कि शारिक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस ठीक है, तुम जाओ। मलंग ने समीना की तरफ देखा। वो रुख फेरे थी, उसका चेहरा मलंग को नजर नहीं आ सका था। वो खामोशी से बाहर निकल गया। नूरक्का ने आगे बढ़कर दोनों गिलासों में लस्सी अंडेल दी। उसने एक गिलास उठाकर शारिक की तरफ बढ़ा दिया। लो यार, लस्सी पियो, ठंड पड़ जाएगी। शारिक ने गिलास ले लिया। नूरक्का ने दूसरा गिलास समीना की तरफ बढ़ा दिया। लो बीबी, लस्सी पी लो, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जंगी पहलवान की दुकान से बनवा कर लाया हूँ। पूरे फैसलाबाद में इस जैसी लस्सी कोई नहीं बनाता। मुझे नहीं पीनी लस्सी वस्सी, समीना ने गुस्से में जवाब दिया। शारिक ने नूरक्का को इशारा किया। वो गिलास बेल पर रखकर बाहर चला गया। शारिक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास समीना की तरफ बढ़ा दिया। लो, ये लस्सी पी लो, तुम्हारे दिमाग में जो गर्मी भर गई है वो खत्म हो जाएगी। कह दिया ना कि मुझे नहीं पीनी, समीना गुर्राई। शारिक ने गिलास बेल पर रख दिया और समीना को दोनों बाहों से पकड़कर एक झटके से अपनी तरफ मोड़ लिया। समीना के दिल उछलकर हल्क में आ गया। छोड़ दो, हाथ मत लगाना मुझे, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी, समीना गुर्राई। तुम्हारे शोर मचाने से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिल्लत और रुसवाई तुम्हारी होगी और भी ये लोग मेरी तरह शरीफ नहीं है। शारिक ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो ज्यादती हो चुकी है उसका अदाला करना चाहता हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना चाहने लगा हूँ। अजीब चाहत है तुम्हारी, समीना ने अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे उठाकर हुन्नों और बदमाशों के डेरे पर ले आए हो और दावे कर रहे हो मोहब्बत के। दुनिया में पहला मर्द ऐसा देखा है जो अपनी महबूबा को तहफ्फुज़ फराहम करने की बजाय जराइम की दलदल में धकेल रहा हो और उसे दूसरों के लिए भी तरनवाला बनाने की कोशिश कर रहा हो। किसी की जुर्रत नहीं हो सकती कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। शारिक बोला, आज तुम मुझे अकेला उठाकर यहाँ ले आए हो, कल ये लोग भी मुझे उठाकर कहीं और ले जाएंगे। क्या कर लोगे तुम इन सब का? समीना ने कहा, ये लोग ऐसी कोई जुर्रत भी नहीं कर सकते। शारिक बोला, ये लोग जानते हैं कि मैं हूं कौन और क्या कर सकता हूं। तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। समीना ने कहा कि जराइम पेशा लोग अपनी माँ और बहनों तक का सौदा कर डालते हैं, किसी दूसरी औरत की ये क्या खाक इज्जत करेंगे? मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। शारिक ने कहा, मुझे फ्रेर हो रही है, जाने दो मुझे। समीना कहते हुए उठकर खड़ी होगी। तुम अभी नहीं जा सकती। शारिक ने कहा, अभी तो मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, बैठ जाओ आराम से। देर से घर पहुंचोगी तो क्यामत नहीं आ जाएगी। कह भी ना कि किसी सहेली के यहाँ चली गई थी। क्या बातें करना चाहते हो तुम मुझसे? समीना ने उसे घूरा। यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और हाँ यही बात है। शारिक ने कहा, मैं औरत की मोहब्बत से महरूम रहा हूँ। बचपन में माँ की ममता से महरूम कर दिया गया। जिंदगी का आधा हिस्सा जेल में गुजर गया। बाहर आया तो मेरे गिर्द साजिशों के जाल फैला दिए गए थे। मुझे मुजरिमाना जिंदगी अपनाने पर मजबूर कर दिया गया। नफरत हो गई थी मुझे इस दुनिया से। मेरे दिल में नफरत की आग कम नहीं हुई। मेरे रास्ते में जो भी आएगा इंतकाम की आग उसे जलाकर राख कर डालेगी। अब मैं अपना हक लेने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, छीन लूंगा। यही यहाँ की रीत है और यही मैंने सीखा है। लेकिन मोहब्बत कोई जींस तो नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके या किसी से छीना जा सके। समीना ने कहा, उसके लहजे में तंज नुमाया था। तुम मेरी जिंदगी में बाहर का झोंका बनकर आई हो। मैं इस लतीफ एहसास को खोना नहीं चाहता और मैं तुम्हें इसके लिए तुमने बड़ा शरीफाना तरीका अपनाया है। समीना ने उसकी बात काट दी। मजबूरी थी, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। उसके लिए भी मैंने एक तरीका सोच लिया है। वो क्या? समीना ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। तो वो मकान छोड़ दो। शारिक ने कहा, कहीं और मकान ले लेते हैं। हम दोनों इकट्ठे उस मकान में शिफ्ट होंगे तो किसी को मेरी आमदोरफ्त पर शुबा नहीं होगा। तुम उस मकान में रहोगी तो मैं कभी कभार आ जाया करूंगा। गोया तुम मुझे अपनी दाश्ता बनाकर रखना चाहते हो। समीना ने उसे घूरा। नहीं, शारिक बोला, यह बहुत गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया तुमने। मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगा। कभी कभार तुम्हें देखने के लिए आ जाया करूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। समीमा ने जवाब दिया, मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ। तुम मुझे बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? शारिक कोई जवाब ही देना चाहता था कि नौलखा खांसता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त उसने धोती और सफेद उजला कुर्ता पहन रखा था। बिंजे सर पर भी सफेद कपड़ा सा लपेट रखा था। शारिक बाबू, मैं तकिए पर जा रहा हूँ, कोई बात हो तो मुझे बुला लेना। उसने कहा, ठीक है तुम जाओ, अपना धंधा शुरू करो। शारिक ने जवाब दिया। नौलखा बाहर चला गया।
दिन भर तकियों में बैठे हुए मलंग पुड़ियां बेचते रहते थे और शाम से जरा पहले वो खुद वहां बैठ जाया करता था। 10-11 बजे तक उसका धंधा चलता रहता था। उसके गांव में ज्यादा तादाद मजदूर पेशा लोगों, ठेले, छाबड़ी वालों और मोटर मैकेनिकों की होती थी। गाड़ियों वाले बहुत से गाहक भी आते थे। उनका तरीकाकार ये था कि कब्रिस्तान के बाहर कच्ची सड़क पर कार रोक लेते, हारन मिलाते और तकिए का कोई मलंग उनकी खिदमत में हाजिर हो जाता। वहां से गुजरने वाले बाद लोग यही समझते थे कि ये साहिब हैसियत लोग हैं और मिदाल के लिए चंदा देकर जा रहे हैं।